सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खरीदार परेशान हैं कि कब भाव नीचे आएंगे। ज्वेलर्स भी हैरान हैं क्योंकि त्योहारी सीजन उनकी खराब होने की चिंता है। अब कहा यह जा रहा है कि वॉल्यूम टर्म में जो बिक्री होगी, जितनी बिक्री होनी चाहिए, वो उनके अनुमान से अब कम हो सकती है, क्योंकि दाम जो अचानक तेजी आई है तो बहुत सारे ऐसे भी खरीदार होंगे वो या तो टाल देंगे या उनकी खरीदारी अब कम हो सकती है। अब छोटे वजन वाली ज्वेलरी की डिमांड हो सकती है। इस तरह की बातें अब होने लगी है। लेकिन ऐसे में अब चिंता है कि गोल्ड का मार्केट आगे क्या होगा, कितनी तेजी ये रैली कब तक चलेगी, ये सवाल भी उठते हैं। इसलिए ईटी नाउ स्वदेश इस हफ्ते लगातार गोल्डन वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जहां पे हर दिन हम आपको शाम 5:30 वाले शो में लगातार सोने और चांदी से जुड़े हुए सवाल लेकर आते हैं और आपके हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस शो में जो आपको गाइड करेंगे कि ये मार्केट किधर जाने वाला है, आपको क्या करना है। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ शेखर केसरी हैं, हीरा पन्ना ज्वेलर से, रेनिशा चेनानी हैं, ऑगमोंट गोल्ड से, मानव मोदी हैं, मोतीलाल ओसवाल से। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले मानव, मैं आपके पास ही आऊँगा और मेरा सवाल ये होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है, कौन से ऐसे प्राइमरी फैक्टर्स है जो गोल्ड में इतनी तेजी लाए हुए हैं? ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न या कुछ और? जी विश्वनाथ जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से गोल्ड बहुत ज़्यादा पेस से और बहुत शांत तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। जिस हिसाब की पेस हमने सोने में इस साल में देखी है, बहुत ही बेहतरीन पेस रही है। 20 से 25% के ऊपर का गेन ऑलरेडी हम आता हुआ देख चुके हैं। एक फैक्टर तो आपने बिल्कुल मेंशन किया कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर, हम जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा पेस में गोल्ड को ट्रिगर कर रहा है। अगर हम देखेंगे मिडल ईस्ट के साथ-साथ ऑफ लेट हमें चाइना और ताइवान के बीच में भी कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो टेंशन्स है, जो रिस्क प्रीमियम है सोने में, वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही साथ रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस है, वो भी कंटीन्यूअस बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर हम सितंबर कट के बाद की नवंबर कट की बात करें, तो अब मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन 25 बेसिस के जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट 90%, 90% के आसपास अभी भी बहुत स्थिरता से वहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर डिमांड के तरफ अगर ध्यान दें, डोमेस्टिक इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हमें फर्म दिखे हैं। पहले अगर 7-8 महीने की बात करें, ऑलमोस्ट हम 400-500 टन इंपोर्ट कर चुके हैं। सिमिलरली सेंट्रल बैंक गोल्ड जो बाइंग स्प्री है, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी डिमांड दिखी है। ऑल इन ऑल जितने भी गोल्ड के जो फैक्टर्स होने चाहिए, अगर रियल रेट्स की भी बात कर लें, तो रियल रेट्स में भी इतना ज़्यादा जो हम इन्वर्स कोरिलेशन दिखते थे, कहीं ना कहीं वो नहीं फायदेमंद साबित हुआ ओके। है। डॉलर इंडेक्स एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड हमेशा साथ तभी चलते हैं जब हम्म। मार्केट में पैनिक हो, डिस्ट्रेस हो। और आज के पिछले 2-3 हफ्ते से यही हम ट्रेंड देख ओके। रहे हैं कि यील्ड गिर रहा है, यूएस 10 यील्ड गिर रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स और गोल्ड साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो रैली है, ये जो बढ़त है, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहनी चाहिए और ज्यादा रूम है। जो फैक्टर मैंने मेंशन किए वो फैक्टर आगे भी प्ले आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ओके। ये जो सपोर्टिव फैक्टर्स है वो होने चाहिए। ओके, आपको लग रहा है ये तेजी और आगे कंटिन्यू हो सकती है। रेनिशा जी, इस रैली को आप कैसे देख रही हैं? 2011 की रैली से तुलना करें या पैंडेमिक कोविड के बाद के समय की जो रैली है और ये रैली, ये तीनों कितनी अलग है? विश्वनाथ जी, ये जो साल है 2024, यहाँ हम्म। पे सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो है दे आर एट प्ले। एंड मुझे लगता है इस वजह से ये जो 30% से ज्यादा रैली आई है गोल्ड में, सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ प्ले कर रहे हैं। जब भी ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग होती है, इंटरेस्ट रेट्स कट आते हैं, हम तब उस साल में देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इस साल वो भी है। सेकेंडली, जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तभी भी रेट्स बढ़ते हैं, इस साल वो भी है। तीसरा, इस बार हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी अनस्टेबिलिटी है, बिकॉज इलेक्शन ईयर रहा है, काफी कंट्रीज में इलेक्शन था, और यूएस का इलेक्शन जो 5 नवंबर को है, इसमें भी काफी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज अभी भी 48% चांसेस है ट्रम्प के जीतने के, एंड 49% चांसेस है कमला हैरिस के जीतने के। तो काफी अनसर्टेनिटी है कौन जीतेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है, ये प्राइजेस को वन वे रैली दिखा रहे हैं। एक नहीं तो एक फैक्टर
तीनों में से कमिंग एट फ्रंट बर्नर फिर बैक बर्नर। तो ये 3 फैक्टर्स 2024 में रहे हैं जिसकी वजह से हमने ये रैली को जाते हुए देखा है। मुझे लगता है अभी भी 10-15 दिन और भी है हमारे पास। 5 नवंबर तक ये रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। एंड दिस रैली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रैलीज जो 2011 में है थी या फिर कोविड के टाइम पे थी, तब फैक्टर्स अलग थे। इस साल मैंने बताया ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रैली कंटिन्यू है। कंटिन्यू रहेगी अभी ये रैली, और ये 5 नवंबर तक यूएस इलेक्शन जब तक नहीं हो जाते, जब तक नई लीडरशिप टीम नहीं आ जाती वहां पर, उनका स्टांस क्या रहता है उसके बाद इस रैली पर हो सकता है फिर नए सिरे से चीज़ें बदलेंगी। हमारे साथ शेखर केसरी जी भी हैं, ज्वेलर है। शेखर केसरी जी, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के बाद भी इतनी तेजी अचानक से आ जाएगी। क्या इसका त्योहारी सीजन पे क्या असर होगा? क्योंकि अभी तक की जो भी रिपोर्ट है, चाहे वो करवा चौथ की रिपोर्ट हो या फिर इसके अलावा दशहरे की डिमांड की हो, वहाँ पर यही कहा जा रहा है, ज़्यादातर ज्वेलर्स यही कह रहे थे कि जो डिमांड रही है वो हल्के ज्वेलरी की ज़्यादा रही है। कम वजन वाले लोग वेट करना पसंद कर रहे हैं, अभी अचानक तेजी को वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है सर? नमस्कार जी। नमस्कार। साथ में ये मेंशन करना जरूरी होगा कि सोना हर रेट पे बिकेगा ही बिकेगा। तो अब 3 तरह के अगर कैटेगराइज कर सकें क्लाइंट को, जैसे आपने कहा कि कितनी रुझान किस तरफ जा रहा है लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ और क्या लोग पसंद कर रहे हैं, तो गोल्ड की रेट के साथ साथ डेफिनेटली ये बात है कि लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ रुझान तो है, मगर एक शिफ्ट देखा है अभी हमने इस पैटर्न में, जैसे करवा चौथ पे, दशहरे के सीजन में जो हमने देखा, वो देखा गया कि शहरों में लोगों को डायमंड के प्रति भी आकर्षण हो रहा है। तो वो एक अलग फैक्टर है। अगर हम कैटेगराइज करें तो कस्टमर्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक शौकिया हो सकते हैं, एक जिनके घर में शादी विवाह है, और तीसरा वो होता है जो छोटे-मोटे आइटम, लाइट वेट आइटम अपना खरीदते रहते हैं, मे बी 9 टू 5 वियर के हिसाब से या फिर एक शौक के हिसाब से। तो शौकिया कस्टमर का प्राइस से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें शौक है, उन्हें गोल्ड खरीदना है, नेकलेस खरीदनी है, वो खरीद लेते हैं। और जहाँ तक रहा इन्वेस्टमेंट का मैटर पिछले दिनों से आप देख रहे हैं लगभग 35% की बढ़ोतरी हो चुकी है गोल्ड के प्राइसेस में। तो लोग बुलिश हैं एंड द मार्केट सेंटिमेंट इज आल्सो बुलिश अबाउट गोल्ड प्राइसिंग। ये रैली अभी और तेज चलेगी, ये पक्का श्योरिटी है। आप तीनों मेहमान बने रहिए, आपके पास वापस से मैं फिर से आऊँगा, कई सारे सवाल है आपसे पूछने हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, माइकल रैंजियो। ही इज़ अ प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ सिल्वर इंस्टीट्यूट। थैंक यू मिस्टर रैंजियो वंस अगेन, इट्स रियली ग्रेट टू हैव you in our show. Michael, as we can see, COMEX silver is trading at 12-year high. In India, it's trading at record level. What are the key drivers behind the recent rally in silver? Geopolitical factors or industrial demand? What do you see? Or one more question I wanted to add here: is this silver rally sustainable in the long term, or is it more of a short-term reaction to a specific economic factors? Well, thank you for having me, by the way. Greetings from Washington, D.C. I want to say that in answer to your questions, geopolitical concerns are a factor indeed. We have 2 wars taking place. We have elections in the United States starting in November. People are already voting. That could be a factor down the road. But when you take a look at the silver price and where it is and where it's gone, over 35, almost 40% increase year on year, it's due to a couple of factors. Strong industrial demand for silver. We are seeing people across the globe investing in silver based on the fact that its incorporation into a host of technologies is ongoing, including those technologies which help reduce the carbon footprint, such as solar panels, solar energy, the electrification of vehicles, the electrification of essentially everything, is really leading to the upward mobility in the silver price. And yes, I do think it has much, much more room to go. More thing, how would you advise an average investor who is considering entering the silver market now? Is it risky at these levels? I can't really give an answer. I'm not an analyst on that. The fact of the matter is we always maintain that an investor should have roughly
8 to 10% of their portfolio in silver. 8 to 10%, 8 से 10% तक आप अपने पोर्टफोलियो में चांदी आपको रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के नए नए ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ से डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, उसका फ़ायदा चांदी को मिलेगा। मिस्टर रैंजियो, ऑन मोर क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द ग्रोइंग डिमांड फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले इन silver prices? It would increase further from here? Yes, absolutely. I mean, quite frankly, we're going to see a record year in solar or silver's use in solar energy in 2024. We're looking at about 230 plus million ounces going into this one particular application. So that's a win-win for silver. Electric vehicles, while sales have remained somewhat stagnant or at least small increases, we think that these government mandates here in the United States and certain states across the globe are going to help increase the adoption of electric vehicles by consumers. And let's not forget, it's not just the vehicle, it's also the charging stations. And there's a heck of a lot of silver in your internal combustion engine vehicles as well. We estimate there's anywhere between 65 and 70 million ounces of silver currently being adopted by the automotive industry, and we project that that's going to grow even further as battery electric vehicles, hybrid vehicles become more prevalent on our roads. One more thing, do you see institutional investors, they are entering the silver market? And could you share some recent demand and supply data? Sure. Well, yes, I think that, look, at investment in anything carries with it a risk, right? The fact of the matter is people are buying into the silver market and into the gold market for various reasons. One of which is the industrial demand with respect to silver. We think we're going to have another record year. Silver is being incorporated into more technologies each and every day. We have a deficit in the market currently. Our deficit we project this year is going to be about 215 million ounces, and we think mine supply will be stagnant at best. So we're seeing these numbers here, and investors are saying, let's get into the silver market. Let's buy silver. And they're buying silver on the physical side. They're buying silver through ETFs, and they're buying mining company stock that gives them a position on the silver price. What are the global production trends in silver? I'm sorry? What are the global production trends in silver? Global mine production, it's been decreasing year in, year out. So in other words, the last 3 years, we've had a decrease in mine supply to the market. This year, we said we may have a 1% increase in supply, only because of some mines that were shut down in 2023 coming back onto the market. But even so, there's not a lot of silver out there. There are no new huge deposits of silver. And silver historically is a byproduct of other metal mining activity. So only 29% of silver that comes to the market from a mining operation or operations globally comes from an actual primary silver mine. By and large, it's byproduct. Okay. One more thing, silver has seen significantly volatility in the past. Do you expect this volatile market to continue, or has the market matured to some extent? I think the market has matured, but I also do believe there's a lot more room for growth with respect to the silver price and silver investment. Thank you, Mr. Rangio, taking your time out for ET Now Swadesh and for our viewers. Thank you so much, sir. It's really great to have you in our show, sir. Thank you. Much appreciated. थैंक यू सर। तो ये थे माइकल रैंजियो, प्रेसिडेंट और सीईओ सिल्वर इंस्टीट्यूट के, जो बता रहे थे कि किस तरह से डिमांड बढ़ रही है सिल्वर की, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है। और आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक कम से कम चांदी को जगह ज़रूर देनी चाहिए, ये खुद सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कह रहे थे। चलिए वापस आप लोगों के पास आता हूँ, अब तीनों मेहमानों के पास एक एक करके। मानव, आप बताइए चांदी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह की रैली चल रही है, आप अगस्त के लो से देखें तो करीब करीब 20,000 रुपए की तेजी आ चुकी है चांदी में।
इतने 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद भी आप देखिए इतनी तेजी आ गई है। क्या हो रहा है चांदी में और कितनी तेजी आप यहाँ से देख रहे हैं? और नीचे में अगर कोई खरीदने का इंतजार अगर कोई कर रहा होगा तो उनको वेट करना चाहिए क्या? और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी मैं आपको ले लेता हूँ। एक दर्शक भी है, उन्होंने 95,000 रुपए पे चांदी खरीद रखा है। अब वो ये भी जानना चाहे कि क्या करना चाहिए। अमित नाम है उनका, आगरा से सवाल भेजा है उन्होंने। जी, बिल्कुल, मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी पहले सवाल पे आते हैं। मेरे ख्याल से चांदी में बहुत ही बढ़िया रैली हमने देखी है। हम काफ़ी समय से 1 लाख पार की उम्मीद कर रहे थे। हमने रिपोर्ट के द्वारा भी यही कहा था कि 1 लाख पार शायद बहुत जल्द आ सकता है और हम 99,000 पे खड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये हफ्ते में 1 लाख के आसपास का हम नंबर देख सकते हैं। अगर हम सिल्वर का अगला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जो है मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे हम 1 लाख का जो मार्क है वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। डेफिनेटली अगर फैक्टर्स की बात करें, माइकल सर ने बहुत बढ़िया तरीके से डिमांड और सप्लाई और बाकी सारे फैक्टर्स को दर्शाया है। मेरे ख्याल से रिसाइकलिंग का भी जो फैक्टर है कि प्राइसेस इतने ऊपर है तो शायद उस सप्लाई के आसपास थोड़ा नंबर्स आ सकता है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है। डोमेस्टिक इंपोर्ट की भी अगर मैं बात करूं तो मोर देन 5,000 टन की इंपोर्ट हम कर चुके हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कट का भी इस हिसाब से फायदा हमें शायद हो रहा है। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ गोल्ड को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चांदी को एक डबल एक सपोर्टिंग फैक्टर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से चांदी में बहुत बढ़िया रैली की जगह अभी भी बाकी है। नीचे में मेरे ख्याल से अगर कॉमेक्स की बात करूं तो 3250 $33 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें तेजी में ही रहना चाहिए। अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात कर ले तो मेरे ख्याल से 96,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। काफी नीचे है लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक चांदी में एक बहुत अच्छी बाइंग बनी रह सकती है। एक बार साइकोलॉजिकल 1 लाख वाला जो मार्क है मेरे ख्याल से वो हिट होके थोड़ा वहां पे कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। जैसे अमित जी के सवाल पे आता है तो अमित जी ने अगर जो खरीदी में है 95,000 के आसपास की जो खरीदी है, मेरे ख्याल से वो होल्ड रखनी चाहिए। थोड़ा आज के और कल की क्लोजिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से हम बैठ लेंगे, लेकिन हम जैसे उम्मीद कर रहे हैं 99,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये रैली और अच्छी तरह से कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरी यही सलाह होगी कि इस जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरेश कुमार है चेन्नई से। सोने चांदी में और गिरावट की संभावना है क्या? अब रेनिशा जी आपको क्या लग रहा है, सोने चांदी में गिरावट आएगी क्या? अगर वो आएगी तो कब तक? जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 डेज अभी भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जिस तरह से टेक्निकल मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से फंडामेंटल रीजंस मैंने बताए, अभी भी लगता है कि ये रैली रुकेगी नहीं। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, काफी टेक्निकल इंडिकेटर्स ये दर्शा रहे हैं कि ये काफी ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है हम जो भी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे वो नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं नवंबर में। एंड यस, प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने से गोल्ड एंड सिल्वर में जो रैली आई है उसमें कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है, रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो जो आना बहुत जरूरी है अगर ये रैली को सस्टेन होना है और ये बुल मार्केट है। तो मुझे लगता है नवंबर मंथ में हम ये कंसोलिडेशन टू प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। गोल्ड मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार बढ़ के $2,800 तक अपसाइड दिखा सकता है, जो लगभग 80,000 के लेवल्स है। फिर मुझे लगता है कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम शायद $2,500 तक की भी लेवल्स देख सकते हैं। $300 तक का भी एक करेक्शन आ सकता है बाय इन नवंबर एंड दिसंबर, जो लेवल्स लगभग 73,000 के आसपास रहेगी MCX पर। और सिल्वर में भी मुझे लगता है एक बार यहाँ से अपसाइड रैली ये कंटिन्यू रहेगी। $35 के ऊपर प्राइसेस जा सकती है, जो 1 लाख का लेवल है वो हम बहुत ही जल्द क्रॉस कर लेंगे। एंड फिर एक कंसोलिडेशन टू प्रॉफिट बुकिंग आएगा जो प्राइसेस को नीचे $33 तक ला सकता है, जो लगभग 90,000 के आसपास के लेवल्स रहेंगे। तो मुझे लग रहा है 90,000 सिल्वर में डाउन साइड एक्सपेक्टेड है एंड गोल्ड में अराउंड 73,000 तक। तो वेट करना चाहिए, नवंबर या दिसंबर में ये लेवल्स आ सकते हैं। ओके, यानी नवंबर से दिसंबर तक आपको 73,000 रुपए तक सोना और चांदी 90,000 रुपए तक दिख सकती है, ऐसा रेनिशा जी मानती हैं। रजत कुमार है अगले दर्शक। सोने चांदी में ये भी यही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल सेम है, इसलिए शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। गोल्ड सिल्वर पे हमारा सवाल लेने का मकसद यही है कि बहुत लोग इंतजार में हैं, त्योहारी सीजन भी है, शादियों का सीजन भी है, तो लोगों के क्वेरी भी सुलझाना हमारा काम है। आपको क्या लग रहा है, आप भी इतने दिनों से मार्केट को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ भाव में नरमी आएगी क्या
रजत जी को आप क्या जवाब देंगे सर? शेखर जी। डोमेस्टिक मार्केट में अभी डिमांड चांदी की, सोने की सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये सीजन है दिवाली का और पूरा देश इसको बहुत बखूबी मनाता है। तो इस केस में मुझे कहीं नहीं लगता कि अगले 1 महीने तक में कहीं कोई नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, ना चांदी में और ना ही सोने में। जहां तक रही चांदी की बात, चांदी ने अभी तक अपना रंग नहीं दिखाया है। इसको माइंड कीजिएगा विश्वमोहन जी। चांदी अभी आउटशाइन करनी है। जितना बढ़त हमने इस गोल्ड में देखा है, उससे ज्यादा चांदी में हमें बढ़त देखनी है परसेंटेज वाइज। डिमांड, सप्लाई, रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल यूज, सब कुछ को साथ में लेते हुए अभी एक मौका और रहेगा। चांदी में रैली बहुत तेज और बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। तो मेरे हिसाब से नरमी तो कहीं मार्केट में मुझे नजर नहीं आ रही अगले 1 महीने तक। 1 महीने तक आपको नरमी यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन रेनिशा जी को लग रहा है कि आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में, उस 1 महीने के पीरियड में जब यूएस के इलेक्शन हो जाएंगे, तो कुछ नरमी, जब चीज़ें स्थिर होंगी तो कुछ नरमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। यश हैं आगरा से। चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी इस लेवल पे खरीदना चाहिए क्या रेनिशा जी? मुझे लगता है कि यहाँ से जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है $35 का, जो 1 लाख लेवल के आसपास बनता है। थोड़ा वेट करना चाहिए, डिप्स पे बाय कर सकते हैं अगर ये टारगेट है तो। और अगर ये रैली कंटिन्यू रही जिस तरह से 1 वीक में हमने देखा है 10% जितना प्राइसेस बढ़ चुकी है सिल्वर में, ये रैली कंटिन्यू रही तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो $37 तक रहेगा। तो वो हम लेवल शायद 1,06,000, 1,07,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप चांदी में ट्रेड कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि 96,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो 96,000 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए एंड अपसाइड आपको जहां तक मिलता है फिर आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए। मैंने 2 टारगेट्स बताए, 1 लाख का पहला टारगेट है, दूसरा 1,06,000 तक का टारगेट है। तो 1,06,000 इस लेग की रैली है, लेकिन 96,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक नहीं टूटता है तब तक अपने बाइंग के ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करते रहे। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। कॉमेक्स गोल्ड क्या $2812 तक हफ्ते भर में जा सकता है क्या? मानव क्या लगता है? छोटा जवाब दीजिएगा। $2812 कॉमेक्स गोल्ड। बिल्कुल, मेरे ख्याल से $2800 तक की एक जगह है। 2820 तक का हमारा पहला टारगेट भी है। वो एक पॉसिबिलिटी है। एक हफ्ते की शायद जो रेंज है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म है, लेकिन वहां तक की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड एक कॉमेक्स में वो लेवल टच कर सकता है। ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा है शेखर जी, ये जो मार्केट है, क्या ये इंडिविजुअल निवेशकों को आप इस उतार चढ़ाव के दौर में क्या सलाह देंगे? आपको क्या लगता है, ये ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है? इन्वेस्टर्स जब होते हैं तो एक सोच होती है इन्वेस्टर्स की। उनका एक होता है 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, कब तक उन्हें होल्ड करना है और कब उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो उस केस में मैं फुल बुलिश हूं अभी भी। और आपके कार्यक्रम में कोई 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने 2800 कॉमेक्स पे $2800 का टारगेट दिया था। तो मेरी समझ से वो तो सामने नजदीक है। और अगर यही जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे ही रहे, वॉर में अगर जरा भी किसी और बड़े देश ने अपना हाथ डाल दिया, तो मेरे समझ से फिर हमें $3000 भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्द ही। तो मेरे हिसाब से मार्केट को बुलिश रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की सुरक्षा के रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी भी इन लेवल पे भी, ताकि आगे आने वाले समय में वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। नहीं, आपको इन लेवल्स पे भी आप कर सकते हैं। हालांकि रेनिशा जी को लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा वेट कर ले, नवंबर दिसंबर का वेट कर ले, वहाँ पर अगर कुछ नरमी आती है तो फिर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अगले देवव्रत शर्मा हैं। चांदी में कब गिरावट आएगी और कितनी गिरावट आएगी? आप बताइए मानव, कितनी गिरावट आएगी चांदी में? आपको क्या लग रहा है? अगले 1 से 2 महीने का भी बता दीजिए इनको। जी, मेरे ख्याल से यूएस इलेक्शन और फेड मीटिंग जो 5 और 7 तारीख को है, उसके बाद थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। एक बार 1 लाख का जो टारगेट है वो या मीट हो सकता है। उसके बाद 96,000 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से जो 3250 $33 का जो कॉमेक्स का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर फॉल होता है तो थोड़ा कॉशन हो जाना चाहिए, लेकिन जब तक उसके ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से एक बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं चांदी में। अगले दर्शक हमारे साथ, इन्होंने गोल्ड को सेल कर रखा है।
ये जानना चाह रहे हैं 77,500 में क्या बने रहें या निकल जाए, ट्रेंड तेजी का है। रेनिशा जी क्या करना चाहिए? 77,500 ये इनकी शॉर्ट पोजीशन है। जी, उनको वेट करना पड़ेगा, जैसे बताया मैंने 10 दिन तक तो एटलीस्ट नहीं लगता है कि यहाँ से ये लेवल्स दिख सकते हैं। जो करंट प्राइसेस है 78,350 के आसपास, और इनकी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ से 700-800 रुपए नीचे है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट अगर इन्हें प्रॉफिट में निकलना है, काफी अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो फिर नवंबर का वेट करना होगा। उसके बाद मुझे लगता है काफी करेक्शन आ सकता है, काफी ओवरबॉट जोन में है, बट एटलीस्ट 10 डेज मार्क टू मार्क मार्जिन देकर ये खड़े रह सकते हैं। 10 दिन तक अगर वेट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो बने रहे, अदरवाइज अगर आप रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो निकल भी सकते हैं। नवंबर दिसंबर में रेनिशा जी को लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर दिख सकते हैं। शुक्रिया रेनिशा जी आपका, शेखर जी आपका, मानव आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड सिल्वर के मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए। हमारी कोशिश यही है इस हफ्ते कि सिर्फ और गोल्ड सिल्वर पर बात की जाए और इसे गोल्डन वीक के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन है, शादियों का सीजन अब शुरू हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को तैयार करना है, आप लोगों को अच्छी सलाह हमें देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।